अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का जो मॉडल पेपर है जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची ने रिलीज़ किया है, उसका जो सेक्शन ए है यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसको सॉल्व करने की बारी है। लेकिन उससे पहले जो कि ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि थोड़ा सा जो इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है और जो काइंड ऑफ मॉडल पेपर है या इस साल जो काइंड ऑफ पेपर आना है, थोड़ा सा उस पर भी जो है वो रोशनी डाल लेते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि हमारा ये जो मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर है, इसको जो है वो डिवाइड किया गया है हमारे 3 सेक्शंस के अंदर, ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, एंड दैट इज वी आर डिस्कसिंग द मॉडल पेपर विच इज ओनली फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ 2021, ठीक है जी। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करते हैं सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है जिन्हें हम एमसीक्यूज कहते हैं, और 50 मार्क्स का जो है ये सेक्शन है और 30 मिनट्स इसके लिए अलाउ किए जाएंगे और 25 पार्ट्स हैं टोटल, और हर एक जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है। अच्छी बात यह है कि, बल्कि अच्छी बात है, ज़्यादा स्टूडेंट जो है परेशान हो रहे हैं कि हमारे नंबर कट जाएंगे, अगर ए गलत हो गया तो 2 नंबर कट जाएंगे। भाई ये भी तो देखो, सही होगा तो 2 नंबर मिलेंगे, और आप उन लोगों में से जिनके एमसीक्यू ज़्यादा गलत होंगे या ज़्यादा सही होंगे, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं आप उन लोगों में से हो जिनके एमसीक्यू ज्यादा सही होंगे। तो इसका मतलब यही है कि ये अच्छी बात है कि आप जो है वो 25 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और उसके 50 मार्क्स मिलेंगे, और मैथ्स में मार्क्स ज्यादा ही होने चाहिए, ठीक है ना। तो कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए? टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर है 25 एमसीक्यूज, ठीक है ना, है यहाँ पे 25 एमसीक्यूज। और अगर हम सिर्फ इनके मार्क्स बताएं कि इनके मार्क्स कितने, तो याद रखो 50 जो है वो इसके मार्क्स हैं, यानी कि जो टोटल मार्क्स हो गए वो कितने हो गए, एक जो है वो 2 नंबर का है, यानी कि टोटल मार्क्स मैं यहाँ पे बताता हूँ। सेक्शन ए के हमारे टोटल मार्क्स जो है वो बराबर हो गए हैं 50 के। तो एमसीक्यूज हैं, और बहरहाल इसके लिए टाइम कितना अलाउ करा उन्होंने, इसके लिए उन्होंने टाइम अलाउ करा है, टाइम अलाउड, और वो है 30 मिनट्स, यानी कि आधा घंटा मिलेगा 25 एमसीक्यूज के लिए। तो ठीक है, 25 मतलब ठीक है, प्रैक्टिस होगी तो इंशाल्लाह ये 30 मिनट जो है वो काफ़ी होंगे इन 25 एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। उसके बाद बारी आती है हमारे पास सेक्शन बी की, ठीक है ना। अगर सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी के अंदर ये तो आ गए सारे हमारे 25 के 25 एमसीक्यूज, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी के लिए जो है वो 1.5 घंटा दिया गया है, क्योंकि आधा घंटा एमसीक्यूज का है और 50 मार्क्स का है, जिसमें से जो सेक्शन बी है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, ये 30 मार्क्स के हैं। अगर हम बात करें सेक्शन बी, तो पहली बात ये कि शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन है, Q&A लिख देता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर कितने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो है वो टोटल क्वेश्चन 1 6 पार्ट्स अटेम्प्ट करने, ठीक है ना, और हर एक उससे 2 पार्ट करने पड़ेंगे आपको ना। यहाँ पर हमें एक पार्ट दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर और एल्जेब्रा का, एक पार्ट दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है ना, 2 पार्ट दिए गए, और हर एक पार्ट से आपने कितने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, हर एक पार्ट से आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो इसका मतलब कितना हो गया, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें टोटल यहाँ पर 6 पार्ट्स करने हैं लाजमी तौर पर। और जब सेक्शन सी आ जाएगा, पहले इसके बारे में डिटेल बता दें क्या क्या है। तो बात ये कि हमारे पास टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। और वैसे 3 क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसमें से आपको पार्ट अटेम्प्ट करने हैं, तो हर एक क्वेश्चन के जो है वो यहाँ पे आपको 4 पार्ट नजर आ रहे हैं। 4 और 4 ये आ गए 8 सवाल, यानी कि 8 सवालों में से, और फिर यहाँ पर आ गया ट्रिग्नोमेट्री, 4 और 4 8, और ये आगे कितने पार्ट, ये आगे 1 2 3 4, यानी टोटल जो है वो 12 पार्ट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर जो हर क्वेश्चन है वो हमें अटेम्प्ट करना है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चंस करेंगे तो 30 मार्क्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब अगर यहाँ की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखी जाए तो टोटल हमें यहाँ पे कितने क्वेश्चंस करने हैं, यहाँ पर जो है वो हमें अटेम्प्ट करने हैं 6 क्वेश्चंस, ठीक है ना। हमें 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का है। तो अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें कि टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, तो टोटल मार्क्स हो जाएंगे हमारे पास 6 × 5, तो ये हो जाएंगे 30 मार्क्स। तो जैसा कि बोर्ड की तरफ से था, 30 मार्क्स जो है वो आपके सेक्शन बी के होंगे,
और सेक्शन बी के लिए और सेक्शन सी के लिए दोनों के लिए जो टाइम है वो मैं बता देता हूँ। वो जो है वो हमारे पास अलग से आ जाएगा 1.5 घंटा, तो वो सेक्शन सी की बात हो जाएगी। ठीक है ना, ये आ गया सेक्शन बी। टोटल आपने 6 पार्ट्स अटेम्प्ट करने, 5 नंबर का एक पार्ट है तो 30 नंबर हो जाएंगे। और ये आप देख लो कॉम्प्लेक्स भी है। हाँ, लेकिन ध्यान रखना है कि सेलेक्टिंग 2 पार्ट्स यानी कि 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन। हर एक सेक्शन से हमें कितने करने हैं, हर एक सेक्शन से कम हमें 2 पार्ट्स करने हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 2 से कोई से 2 पार्ट करोगे, फिर क्वेश्चन नंबर 3 से कोई 2 पार्ट करोगे, 4 हो गए। फिर ट्रिग्नोमेट्री से कोई 2 पार्ट करोगे तो टोटल हो जाएंगे 6। ठीक है जी। अब फाइनली आ जाइए आप सेक्शन सी पे, जो कि डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस है। डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस, ठीक है ना। डिटेल क्वेश्चन आंसर कर देता हूं, ये हमारा बनेगा सेक्शन सी। ठीक है ना, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर से आपने अटेम्प्ट करने हैं कोई से 2 सवालात। ठीक है ना, कोई से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, और जाहिर सी बातें नजर आ रहा है आपको ए बी पार्ट है। टोटल आपको 3 सवाल दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, और उन 3 क्वेश्चन में से आपने कोई से 2 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है ना, आपको दिए गए हैं टोटल क्वेश्चंस कितने, टोटल क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं 3, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं कोई से 2 सवाल। ठीक है, और अगर मार्क्स की बात करें तो याद रखो टोटल मार्क्स एक साथ बताता हूं। यहां पे जो हमारा एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन जो है वो हमारा 10 नंबर का है, 2 अटेम्प्ट करेंगे तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, टोटल मार्क्स हो जाएंगे 20। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहली बात ये हो गया 20 और ये हो गया 30, और ये दोनों जो काम हमें करने हैं सेक्शन बी और सेक्शन सी, जिसके लिए 1.5 घंटा मिलेगा, और बाकी हमारे पास आ गए 50 मार्क्स। तो ये हो गए टोटल हमारे 100 मार्क्स, यानी कि जो हमारा पूरा का पूरा पेपर है 2 घंटे में जो आपने करना है, 2 घंटे में आपको 100 नंबर मिलेंगे। तो टाइम कम हो गया, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अच्छा स्कोर करने की। ये जो लोगों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, ये मुश्किल नहीं। आप अच्छी तैयारी करो, अच्छी तैयारी करो, आप देखोगे इंशाल्लाह। ये जिन्होंने पिछले सालों में पेपर दिए वो जानते हैं कि 3 घंटे पेपर करना पड़ता था, ज़्यादा सोल्यूशन था। यहाँ पे एमसीक्यूज ने बहुत आपको हेल्प करनी है। ठीक है ना, लेकिन हाँ, अगर परेशान रहे कि भाई 2 नंबर कट जाएंगे तो बहरहाल कुछ नहीं होने वाला। नाउ आज फिर जो हमने वीडियो के अंदर दूसरी चीज़ें हैं वो है एमसीक्यूज का डिस्कशन। एमसीक्यूज के डिस्कशन का फ़ायदा ये होता है कि थोड़ा सा स्टूडेंट जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं, तो समझ में आ जाता है कि किस लेवल के एमसीक्यूज आ रहे हैं और उन्हें हमें किस तरीके से करना है और क्या हम इतनी देर में कर पाएंगे। मैं तो बहरहाल एक्सप्लेन करूंगा, तो हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे, आप लोग इंशाल्लाह प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी सॉल्व कर लोगे। तो ठीक है, वापस चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। पहले ही नजर आ गया, सेट का एक क्वेश्चन है। लेट हमें एक सेट गिवन है ए 0,1, सेट बी गिवन है 1,2, सेट सी है 2,3, और हमें मालूम करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, यानी ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, बी और सी का इंटरसेक्शन मालूम करना है सबसे पहले हमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर सॉल्व करें तो वी हैव टू फाइंड बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में सेम जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें लिखा जाता है। बी है 1,2 और इसका इंटरसेक्शन मालूम करना है सी के साथ, और सी है हमारे पास 2,3। तो क्या चीज़ आ गई जो कि सेम है इन दोनों में, बी इंटरसेक्शन के अंदर आपको नजर आ गया, सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है और वो आ रहा है 2। और अब क्या करना है, सेकंड काम, पहला पार्ट तो हो गया, ये आ गया बी इंटरसेक्शन सी। और अब जो हमें नेक्स्ट काम करना है वो हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कराना है, हमें ए को मल्टीप्लाई कराना है बी इंटरसेक्शन सी से। नाउ हमें क्या करना होगा, ए को मल्टीप्लाई कराना है बी इंटरसेक्शन सी से। तो ए क्या था हमारे पास, ए है 0,1, ए है हमारे पास 0,1, और इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, मल्टीप्लाई कराना है जस्ट 2 से। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास ये आ गया, सबसे पहले 0 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 0,2, एक आ गया हमारे पास, और फिर 1,2 तो ये हो जाएगा 1,2। इसका मतलब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी अगर मालूम करेंगे तो सिंपल आंसर आएगा 0,2 1,2, सिर्फ मैच करना है, 0,2 1,2 ये आ गया। ये जो हमारे पास तीसरा ऑप्शन है करेक्ट है, 0,2 1,2। इफ ए एंड बी, ए और बी जो है वो सबसेट्स हैं यू के, और कुछ इस तरह से कि उन दोनों का इंटरसेक्शन मिलाकर वही हमें जो है वो यूनिवर्सल सेट मिल जाता है। तो इसका मतलब वो सेट्स क्या कहलाएंगे, तो देखो ये डेफिनेशन है हमारे पास एग्जॉस्टिव सेट्स की। ठीक है ना, ये एग्जॉस्टिव सेट्स कहलाते हैं, जिनमें क्या होता है, एग्जॉस्टिव सेट्स के अंदर
ऐसी बात होती है कि अगर हम एक सेट के एलिमेंट्स को यूनियन कर लें दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ, तो नतीजे में अगर हमें एक यूनिवर्सल सेट मिल जाए या तीसरा सेट मिल जाए, तो वो दोनों सेट्स एग्जॉस्टिव सेट्स कहलाते हैं। ठीक है ना। तो सिंपल सी डेफिनेशन, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है। तो कुछ ऐसे भी एमसीक्यूज होंगे, सिर्फ आपने डेफिनेशन याद की हुई और आपको 2 नंबर मिल रहे हैं। ओके, पार्ट 3 को सॉल्व करना पड़ेगा। पार्ट 3 के अंदर थोड़ा सा सोल्यूशन है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है 3 - 4 आयोटा, z इज इक्वल टू 3 - 4 आयोटा। शॉर्ट फॉर्म भी है, लेकिन पहले इसको चलो जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहले अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या 1/z जो है वो बराबर होता है किसके, 1/3 - 4 आयोटा। लेकिन फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट होता है सेम, वो उसका साइन अलग होता है। यानी कि ये अगर लिखा हुआ है 3 - 4i, तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे किससे, 3 + 4i से। ये भी हो जाएगा 3 + 4i। नेक्स्ट क्या होगा, ऊपर तो आ जाएगा 3 + 4i, इधर जो है वो a + b और a - b का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला आपको पता है। क्या फॉर्मूला होता है a + b a - b का, a - b इंटू a + b बराबर होता है a² माइनस के b² के। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 आयोटा का स्क्वायर। तो ऊपर तो वही आ रहा है 3 + 4i, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा हमारे पास 9 और प्लस सॉरी बीच में माइनस आना चाहिए फॉर्मूले का, तो अभी तो फिलहाल माइनस ही चलेगा, a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन माइनस का। लेकिन हाँ एक बात है, आयोटा का स्क्वायर करें तो हमें पता है आयोटा एक्चुअली क्या होता है, वो होता है -1। आयोटा होता है √-1। इसका मतलब आयोटा का अगर स्क्वायर करूंगा तो सिर्फ क्या आंसर आ जाएगा -1, और वो माइनस इस माइनस से हो जाएगा प्लस, और 4 का स्क्वायर होता है 16। 9 + 16 कितना हो गया, 3 + 4i, और 9 + 16 बराबर होता है 25 के। इसको बारी बारी 3 और 4 के नीचे लिखा जा सकता है, तो हो जाएगा 3/25 प्लस 4/25 आयोटा। ये वाला आंसर ढूंढना है हमें, 3/25, ये आ गया 3/25, और बीच में साइन कौन सा आ रहा है, बीच में साइन आ रहा है प्लस का, तो ठीक है बात वही था भाई, ये वाला हो गया 3/25 प्लस 4 आयोटा अपॉन 25। क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टर्स हैं 4x² प्लस 9y² के, क्या फैक्टर्स बन सकते हैं। तो एक बात है, सिंपल से आप क्या करो, आप जो है वो इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके देख लो। फैक्टर्स बनाने से ज़्यादा आसान ये रहेगा कि आप जो है वो इसको सॉल्व कर लो। तो अगर मैं इन दोनों पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो देख लो a + b, a - b का फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है ना। इस ऑप्शन को ही चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, इस ऑप्शन को ही चेक कर लेते हैं। पहला वाला ऑप्शन कौन सा है, ये है 2x प्लस 3y आयोटा, और दूसरा लिखा हुआ है 2x - 3y आयोटा, ये लिखा हुआ है ना, देख लो पहला। तो इसी को चेक कर लेंगे, बहुत जल्दी चेक हो जाता है, इतना कोई मुश्किल नहीं होता। तो इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। वही a + b a - b का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर फॉर्मूले में माइनस आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस और 3y, और आयोटा का क्या करेंगे, आयोटा का करेंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर, और फिर वही बात है आयोटा का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है -1 के, तो ये इसको प्लस कर देगा और ये आ जाएगा 9y²। तो इत्तफाक की बात ये है कि हमारा पहला ही ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने पर हमें आंसर मिल गया है, और वो है 4x² प्लस 9y²। तो 4x² प्लस 9y² के फैक्टर्स यही हैं। तो ये आसान रहता है कभी कभार कि आप जो है वो ऑप्शंस को सॉल्व करके आंसर निकाल लो। ओके जी, सो Z1 है हमारे पास 3 + 2 आयोटा, और ये है 5 - 2 आयोटा। तो Z1 × Z2 मालूम करना है, और सिर्फ रियल पार्ट बताना है कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्या मालूम करना है हमें, Z1 × Z2 मालूम करना है, और सिर्फ उनका रियल पार्ट का आंसर बताना है। तो ये है 3 + 2i, 3 + 2i, 3 + 2i, और इसको किससे मल्टीप्लाई कराना है, इसको मल्टीप्लाई कराना है हमें 5 - 2i से, तो ये आ जाएगा 5 - 2 आयोटा। अभी क्या करेंगे, सिर्फ रियल को मल्टीप्लाई कराना है वैसे। चलो खैर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 3 × 5 ये हो जाएगा 15, फिर 3 × 2i ये कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6i आयोटा, ठीक है ना। इसी तरीके से फिर यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे 2 आयोटा × 5, 2 × 5 = 10 प्लस का
10 आयोटा, और इसी तरीके से जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये तो इमेजनरी पार्ट है, इसको छोड़ दो, रियल पार्ट पर आ जाओ, क्योंकि बेसिकली हमें रियल पार्ट ही मालूम करना है। तो ये आ जाएगा 15 आयोटा का स्क्वायर, पता है ना आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है माइनस के 1 के, तो उस वजह से ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है 4, 15 + 4 होता है 19। सो जस्ट वी हैव टू लुक 19, ये लिखा हुआ है प्लस का 19। दिस इज आवर आंसर, Z1 × Z2 19 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ b स्क्वायर -4ac यानी कि डिस्क्रीमेंट जो है वो लेस देन 0 है, तो एक सिंपल सी कंडीशन है जो हम लोग स्टडी करते हैं इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि अगर ये जो डिस्क्रीमेंट है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर लिखा होता है, अगर तो ये लेस देन 0 आ जाए तो याद रखिएगा जो रूट्स होते हैं वो अनइक्वल तो होते ही हैं और साथ में होते हैं कॉम्प्लेक्स। जब भी डिस्क्रीमेंट लेस देन 0 आता है यानी कि रूट के अंदर माइनस आता है, तो आप समझ जाइए कि वो कॉम्प्लेक्स ही होगा, और बहरहाल ये तो कंडीशन भी है, आपको याद रखना पड़ेगा। 7th इसको सॉल्व करना पड़ेगा, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ 27, ये हमारी बुक का एक क्वेश्चन भी है, तो उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे ना, इजी रहेगा थोड़ा, इसको हटा देने से। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 7, तो हमें क्या गिवन है यहाँ पर, हमें गिवन है कि एक्स क्यूब जो है वो बेसिकली है 27 के बराबर, एंड वी हैव टू फाइंड एक्स क्यूब माइनस 27 इज इक्वल टू 0, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 3 का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे, फॉर्मूला किसका होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि बराबर होता है ए माइनस बी, और फिर साथ में क्या आता है, यहाँ पे आता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को अगर यहाँ पर अप्लाई करें तो आप देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास एक्स माइनस 3 पहले, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, और 3x यहाँ पर आ जाएगा 3x, और साथ में आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर होता है 9 इज इक्वल टू 0। तो भाई या तो ये 0 के बराबर है तो ये 0 के बराबर है, सो x तो बराबर आ जाएगा 3 के, यानी कि एक जो क्यूब रूट है वो तो 3 के बराबर है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक से करेंगे, क्योंकि मिडिल टर्म ब्रेक करके इसका काम चलेगा नहीं, मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी। तो अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे, तो x की वैल्यू चाहिए, तो क्या बनता है, सबसे पहले आता है माइनस का b, क्वाड्रेटिक फार्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, फार्मूला आई होप याद होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3, फिर प्लस माइनस अंडर रूट, और b का स्क्वायर होता है, b का स्क्वायर हो जाएगा, b यहाँ पे 3 के बराबर है। क्या क्या चीज़ है, a जो है वो 1 है, b जो है वो 3 है, और c जो है वो 9 है। फिर फार्मूला होता है माइनस का 4ac, तो 4 × 4, a तो 1 के बराबर है, c कितना है 9 है, 4 9 = 36, अपॉन में आता है 2a, और a तो बराबर है 1 के। इसी तरीके से ये x बराबर आ जाएगा माइनस का 3 प्लस माइनस, ये हो जाएगा कितना 9 - 36, 9 - 36 होता है माइनस का 27/2, ठीक है ना। अच्छा, ये माइनस का 27 आयोटा आ जाएगा, और 27 का अगर रूट मालूम करें तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, बाहर लिखा हुआ है माइनस का 3 प्लस माइनस, इसको लिख सकते हैं 3/3, और आयोटा आ जाएगा, अपॉन में लिखा हुआ है 2, ठीक है ना। तो ये 2 आ रहे हैं ना प्लस माइनस, और अगर मैं यहाँ से लेट से कॉमन ले लेता हूँ 3, तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे बचेगा हमारे पास माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट, क्या बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा, आयोटा बचेगा, और अपॉन में 2 आएगा। और जैसे कि आप जानते हो प्लस माइनस इसका मतलब 2 वैल्यूज़ निकलेंगी, x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक आएगा हमारे पास 3 ओमेगा और एक हो जाएगा 3 ओमेगा का स्क्वायर। तो x की तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं, और ये कह रहे हैं कि उनका प्रोडक्ट मालूम करना है, जो सारी वैल्यूज़ हैं उनका प्रोडक्ट कितना होगा। तो देखो जो पहला आंसर आया है वो आंसर आया है हमारे पास क्यूब रूट्स का, एक आया है 3, फिर आया है 3 ओमेगा, और आया है 3 ओमेगा का स्क्वायर, ये 3 क्यूब रूट्स आए ना। अगर मैं इसका प्रोडक्ट निकालूंगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, 3 × दिस, 3 × 3 ओमेगा × 3 ओमेगा का स्क्वायर, 3 3 = 9, 9 3 = 27, ठीक है ना। और ये ओमेगा क्यूब हो जाएगा, और आपको पता है ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, फाइनली हमारे पास बचेगा 27। इसका मतलब जो प्रोडक्ट होगा उन क्यूब रूट्स का वो 27 होगा। आप लॉजिक समझ जाइएगा कि इक्वेशन जब भी आएगी तो 3 ओमेगा या 5 है तो 5 ओमेगा स्क्वायर, यानी कि जो क्यूब रूट होगा बेसिकली वही हमारे पास आंसर आएगा उन सब के प्रोडक्ट्स का। सो राइट आंसर इज 27।
क्वेश्चन नंबर 8, 3 इज अ रूट ऑफ एन इक्वेशन। इसमें से कौन सी इक्वेशन है जिसका रूट 3 है? रूट का मतलब कि अगर मैं y की जगह पर या x जो भी है, फिलहाल तो y हैं सारे ऑप्शन, अगर मैं y की जगह पे 3 पुट करूं तो आंसर 0 आ जाए, यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। आसान ये रहेगा, फटाफट काम कर सकते हो आप, जो है वो 3 की वैल्यूज़ को बस जो 3 है वो इधर y की जगह पे इन इक्वेशन में पुट करके चेक कर सकते हो। लेट से पहले अगर मैं ट्राई करूँ, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ठीक है ना। पहली इक्वेशन क्या है? पहली इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 5y, वाई स्क्वायर माइनस 5y। ये काम तो कैलकुलेटर में भी डायरेक्ट कर सकते हो। प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, और हमें क्या वेरीफाई करना है? 3 इसका रूट है कि नहीं। तो देखो, अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 9 और माइनस 15, और ये कितना हो गया? प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब ये हो गया 9 माइनस 15, 9 माइनस 15 कितना हो गया? ये हो गया माइनस का 6, ये हो गया प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, कैंसिल हो गया, 0 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स यही हमारा राइट आंसर है। पर रूट कैसे चेक करना है? कि वो जो वैल्यू है उसको पुट करोगे इक्वेशन के अंदर, और अगर आंसर बराबर आ जाता है, सिंप्लीफाई करने से बेहतर ये किस तरह सॉल्व कर लो, और अगर आंसर आ जाता है 0 तो इसका मतलब वो इक्वेशन है, इसका मतलब जो हमारा पहला वाला ऑप्शन है यही है राइट आंसर। अल्हम्दुलिल्लाह। क्वेश्चन नंबर 9 अल्फा बीटा से रिलेटेड है, अलग पेज पे कर लेते हैं, लंबा चौड़ा करना पड़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स क्वेश्चन है। ये हमारे पास वैल्यू है, इस इक्वेशन से फाइंड करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अंडर रूट, ये मेरे ख्याल से बुक में भी है, अल्फा ओवर बीटा प्लस अंडर रूट क्या बनेगा? बीटा ओवर अल्फा, यही। ओके, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट में अल्फा बीटा, और यहाँ पर अल्फा रूट और अल्फा रूट, तो अंडर रूट अल्फा इंटू अंडर रूट अल्फा, रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ अल्फा आएगा, अल्फा और ऊपर आ जाएगा बीटा। ऊपर जो है वो हमें सम ऑफ रूट्स लिखना है, नीचे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जिनके फॉर्मूले हम जानते हैं। जो अल्फा प्लस बीटा है जो कि सम ऑफ रूट्स होता है, सम ऑफ रूट्स वो किसके बराबर होता है? वो होता है माइनस बी ओवर ए के बराबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो बराबर होता है सी ओवर ए के। और फिलहाल ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है? ए है 1, बी है -5, सी है 9। ए है 1, बी है माइनस का 5 और सी है प्लस का 9। तो पुट करके आंसर निकाल लेंगे। अल्फा की जगह पे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, माइनस बी का मतलब हो गया 5 ओवर ए कितना है? ए है बराबर 1 के, डिवाइडेड बाय सी ओवर ए। सी ओवर ए का मतलब क्या हो गया? सी कितना है? सी है 9 ओवर ए कितना है? ए बराबर है हमारे पास 1 के, ठीक है ना। तो ये क्या क्या आंसर आ गया हमारे पास? 1 तो वैसे ही है, 1 को तो हटा देंगे, सिर्फ क्या, अच्छा इसका रूट लेना है ना, स्क्वायर रूट भी है, तो माइनस माइनस प्लस का 5 और 9 का रूट क्या हो जाएगा? 9 का रूट हो जाएगा 3। इसका मतलब इसका आंसर आना चाहिए 5/3। ढूंढना पड़ेगा 5/3, दिस इज आवर आंसर 5/3। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ, हमें एक जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है 2, 4, 6, और हमें सम ऑफ एन टर्म्स मालूम करनी है। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना है, कोई इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, इधर ही कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? सीरीज़ है 2, 4, 6, 2, 4, 6, और ये कहाँ तक चल रही है? ये n तक चल रही है। तो सम ऑफ AP का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास n टर्म्स तक, n/2 2a और प्लस n-1 इंटू डी, जो कि डिस्क्रीमेंट है, 2 का नज़र आ रहा है आपको क्लियरली, तो ये हो जाएगा n/2 और a यानी कि फर्स्ट टर्म 2 आ गया, प्लस n-1 और डिस्क्रीमेंट जो है वो 2 है, ठीक है जी। तो 2 कॉमन लेके कैंसिल करते हैं पहले, n आ जाएगा यहाँ पे अपॉन 2 और 2 मैंने कॉमन लिया, तो इधर सिर्फ 2 बचेगा, और क्या बचेगा? n-1 बचेगा। 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, और कितना हो गया? 2 - 1 खुद 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे n बचा और यहाँ पर आ गया n+1, 2 - 1 1 होता है। अब या तो इस तरीके से लिख दो, नहीं तो ये क्या हो जाएगा? n से n मल्टीप्लाई होगा n² और प्लस का n, यानी कि राइट आंसर होगा जहाँ पे लिखा होगा n² प्लस n, और n² प्लस n जो है वो हमारे पास ये आंसर है, n² प्लस n, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं कि 1, x² 6 - x² विल फॉर्म अ GP। x की किस वैल्यू के लिए GP फॉर्म करेगा? ओके, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 11।
ठीक है, क्या क्या गिवन है हमें? पहली टर्म कौन सी है? पहली टर्म है 1 कॉमा x² और कॉमा है 6 माइनस x²। ठीक है ना, तो ये जीपी बनाएगा। अगर मिसाल के तौर पे एक जीपी होती है a, b, c, तो जीपी तब बनती है जब जो है वो AC का प्रोडक्ट का रूट जो है वो बराबर आ जाए बी यानी कि ज्योमेट्रिक मीन के। तो हम भी यहाँ पे ऐसे ही करेंगे। हमारे मुताबिक जो x² है वो बराबर आना चाहिए अंडर रूट 1 इंटू 6 माइनस x² के, यानी कि 6 माइनस x² ही आ जाएगा सीधा सीधा। x² इज इक्वल टू 6 माइनस x² होल रूट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स तो क्या बनेगा? ये हो जाएगा x की पावर 4 और ये हो जाएगा 6 माइनस का x²। रीअरेंज करके x की पावर 4 माइनस का x² और माइनस का x² और हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी इस तरफ आके प्लस हो जाएगा और फाइनली हमारे पास क्या बचेगा? माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मिडिल टर्म को ब्रेक कर लेते हैं। मिडिल टर्म के ऐसे टर्म्स जो कि 6 आ जाए मल्टीप्लाई होके और प्लस माइनस करके जो है वो आंसर आ जाए हमारे पास x², तो बन सकता है x की पावर 4, 3 2 जार 6, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 2x² माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। सही ना, 3 माइनस 2 ये आ गया ऊपर 1 और 3 2 जार माइनस का 6 आ जाएगा। x² कॉमन, तो ये बचेगा यहाँ पे x² प्लस 3 और इसी तरीके से यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? यहाँ से कॉमन ले लेते हैं माइनस का 2 कॉमन, तो ये हो जाएगा x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगेन कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचा? ये आ गया x² माइनस 2 और दूसरा आंसर आ जाएगा हमारे पास x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 है या तो ये 0 है। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x² बराबर आ जाएगा 2 के, मीन्स कि अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो बराबर आ जाएगा 2 के। और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा x² इज इक्वल टू माइनस 3 और माइनस 3 का मतलब हो गया कि हमारे पास यहाँ पर अंडर रूट 3 आयोटा x आ जाएगा। तो इसका मतलब ये तो खैर कॉम्प्लेक्स है। देख लेते हैं ये वाला ऑप्शन जो है ना, अंडर रूट 2, सॉरी ये वाला जो ऑप्शन है ये हमें मिलना चाहिए यहाँ पर, और वो ऑप्शन है हमारे पास ये रहा चौथा वाला। अंडर रूट 2 इज द राइट आंसर, x होना चाहिए अंडर रूट 2। HM फाइंड करना है 1/2 और 1/4 में, तो डायरेक्टली फॉर्मूला इस्तेमाल करना है HM का 12। HM का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हार्मोनिक मीन मालूम करना है तो होता है 2a इंटू बी और नीचे आता है a प्लस बी। तो दो टर्म कौन कौन सी हमारे पास? 1/4 और 1/2 और 1/4, 2 1/2 और ये आएगा 1/4 2ab डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1/4। सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा और इधर एलसीएम लिया जाएगा तो कितना हो गया? मल्टीप्लाई बाय 2, 2 प्लस 1 3, ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 1/4 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना? 3/4। 4 से 4 कैंसिल, आंसर आएगा 1/3। तो इसका मतलब इनके दरमियान का हार्मोनिक मीन 1/3 होगा। यह है हमारा तीसरा वाला आंसर 1/3। क्वेश्चन नंबर 13, अगर ये जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो ये कौन से प्रोग्रेशन में है? 15, 20 और 25। तो क्लियरली नज़र आ रहा है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर ये जो है वो इसके अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा। 25 प्लस 15 साबित कर देता हूँ। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है। कौन कौन सी टर्म्स हैं? टर्म्स हैं हमारे पास 15, 20, 25, 15, 20 और 25। तो अर्थमेटिक मीन जो है वो आता है, जो दोनों टर्म्स हैं लेट से a प्लस बी अपॉन 2 अर्थमेटिक मीन होना चाहिए, यानी कि 20 आना चाहिए इनका मीन, यानी कि 15 प्लस 25 अपॉन 2 20 आना चाहिए। 15 प्लस 25 कितना हो गया? 15 प्लस 25 हो गया 40 अपॉन 2 और ये आ गया 20, कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 20। इट मीन्स इट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP। हाउ मेनी वेज कैन 7 पर्सन बी सीटेड इन अ राउंड टेबल? राउंड टेबल के ऊपर बैठना है तो कितने तरीकों से बैठ सकते हैं? तो याद रखो एक सिंपल सा फॉर्मूला है सीटिंग के लिए। 14th सीटिंग के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो है जितने लोग हैं ना n-1 और उसका फैक्टोरियल, याद रखना है इसको सीटिंग में। तो इसका मतलब 7 लोग हैं तो 7 लोग हो गए 7 - 1 इसका फैक्टोरियल यानी कि 6 फैक्टोरियल जो कि 720 आएगा। लेकिन बहरहाल इन्होंने ऐसा दिया हुआ नहीं है, इन्होंने दिया हुआ है 6 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन है 15 a प्लस बी टू दी पावर 11 इट विल कंटेन कितनी टर्म्स होंगी। तो एक सिंपल सी बात है, क्वेश्चन नंबर 15 में बता देते हैं यहाँ पे लिख के। याद रखिए सिंपल सी बात कि नंबर ऑफ टर्म्स जो होती हैं, नंबर ऑफ टर्म्स जो पावर होती है उसका +1 कर दो, सिंपल सी बात है। तो हमारे पास अभी कितनी पावर दी है इन्होंने, अगर यहाँ पे पावर 11 है तो 11 + 1 ये हो जाएगा 11 + 1, यानी कि टोटल कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स होंगी 12 टर्म्स बननी चाहिए, ये आ गई 12 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 16 a प्लस बी की पावर 13 है, तो मिडिल टर्म्स या टर्म कौन सी होंगी, एक होगी या दो होगी। तो फिर वही बात है, सबसे पहले आप जो है ना टर्म्स काउंट कर लें। टर्म्स कितनी होंगी, टर्म्स होंगी यहाँ पे 13 + 1 14। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है ना। अच्छा, टर्म्स हो गई कितनी, टर्म्स हो गई हमारे पास 13 + 1 यानी कि 14 टर्म्स हैं। 14 टर्म्स हो गई तो पहली टर्म 2, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, तो उंगलियों पे भी कर सकते हो बहरहाल आप, 14 टर्म्स हो जाएंगी। और अगर इसका मिडिल टर्म निकाला जाए तो ये आ गई 5 टर्म्स, 1 2 3 4 5 टर्म्स आ गई। फिर एक टर्म और इधर कर लो, एक टर्म और इधर कर लो, तो मिडिल में 2 टर्म्स आ रही हैं। 7वीं टर्म और जो 8वीं टर्म है वो जो है वो मिडिल टर्म्स होंगी, ये आ गई 7वीं टर्म्स एंड 8th टर्म। अच्छा जी, फॉर्मूला लिखना है सिर्फ TR+1 का। TR+1 किसके बराबर होता है, अगर a + b टू दी पावर n है तो वो हो जाएगा NCR, a n - r और b टू दी पावर r। ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि TR+1 के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आर्क लेंथ ऑफ सेमी सर्किल ऑफ अ यूनिट सर्किल। एक यूनिट सर्किल है, उसकी जो आर्क लेंथ है वो कितनी होती है अगर सेमी सर्किल है। याद रखो टोटल जो है वो 2 पाई होता है 360 डिग्रीज की वजह से, और अगर सेमी सर्किल कह रहे हैं तो बराबर होता है पाई के। आर्क लेंथ जो है वो पाई के बराबर होती है ऑफ यूनिट सर्किल। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 sin 2 थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला है तो डबल एंगल फॉर्मूला sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। sin 2 थीटा डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो 2-3 फॉर्मूले वाले आ रहे हैं, देख लो 2 नंबर मिल रहे हैं। इसी तरीके से cos u माइनस cos v फॉर्मूला याद करना पड़ेगा यहाँ पर, सम और डिफरेंस। तो cos u माइनस cos v होता है -2 sin u + v/2 और sin u माइनस v/2। ये दोनों फॉर्मूले आ गए सीधे सीधे। अच्छा, फॉर्मूला तो ये भी है लेकिन चलो इसको सिंप्लीफाई करा दूंगा मैं थोड़ा सा आपको, ताकि समझ में आ जाए आंसर इसका। -cot थीटा कैसे आने वाला है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21। क्या मालूम करना है हमें, मालूम करना है 10 और π/2 + थीटा। ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फॉर्मूला इस्तेमाल करके। तो साइन अपॉन कॉस होता है, तो ऊपर आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा। ठीक है, तो कितना कितना बनेगा, हो जाएगा साइन अल्फा का मतलब हो गया π/2 और कॉस हो गया थीटा, फिर आ गया प्लस कॉस हो गया π/2 और साइन हो जाएगा थीटा, डिवाइडेड बाय कॉस को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस π/2, फिर आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन π/2 और साइन थीटा। अच्छा जी, कॉस π/2 जो है वो 0 होता है, ये वाली टर्म 0 हो गई, ये वाली टर्म 0 हो गई, यानी ये भी 0 ये भी 0। इधर से क्या बचा, और साइन π/2 1 होता है तो ऊपर से बचेगा कॉस थीटा, ये टर्म 0 हो चुकी है। साइन π/2 बराबर होता है 1 के, तो अपॉन में बचेगा सिर्फ साइन थीटा, बट ये वाला माइनस बचेगा तो वो इधर आ जाएगा। और इसी तरीके से कॉस अपॉन साइन होता है कॉट थीटा, और माइनस साइन अपनी जगह पे रहेगा। इस वजह से वैसे तो प्रॉपर्टी है लेकिन आप यहाँ सॉल्व भी करके फाइंड कर सकते हो माइनस कॉट थीटा के बराबर। क्वेश्चन नंबर 22, एक ट्राइंगल है ABC जिसमें ABC बराबर है, तो क्या होगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर है। क्वेश्चन नंबर 22, तो देखो A बराबर है B के, B बराबर है C के, तो S जो कि होता है A + B + C/2 वो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास A + B + E, ये हो जाएगा 3A/2 S आ गया। अच्छा जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अगर इस्तेमाल करते हैं तो वैसे फॉर्मूला होता है क्या चीज़, S - A S - B S - C। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। S की जगह पे क्या आएगा, S की जगह पे आएगा हमारे पास 3A/2। और कहानी सारी ये है कि जब ABC बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं, चलो फिलहाल ऐसे ही लिख देता हूँ, S - A S - A S - A।
तो ये हो जाएगा कितना, क्यूब हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 3a/2 और ये हो जाएगा s माइनस ए का क्यूब, और s माइनस ए का मतलब 3a/2 माइनस a का क्यूब। सिंप्लीफाई करना है, सिंपल, कुछ भी नहीं इतनी कहानी। तो 3a/2 अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3a माइनस 2a, 3a माइनस 2a बराबर होगा a के, और अपॉन में लिखा हुआ है 2, और इसका मालूम करना चाह रहे हैं हम क्यूब। तो कितना हो गया, a का क्यूब और a मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कितना, 3a की पावर 4, और अपॉन में आ जाएगा 2 2 जार, अच्छा पहले 2 का क्यूब करना पड़ेगा, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, और 8 2 जार 16, अंडर रूट में आ रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 3, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो स्क्वायर आ जाएगा, और 16 होता है किसके बराबर, 16 का रूट होता है बराबर 4 के। तो आंसर ढूंढना है हमें अंडर रूट 3/4a स्क्वायर, अंडर रूट 3/4a स्क्वायर, यानी कि जो डी वाला आंसर है करेक्ट है, अंडर रूट 3/4a स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, ट्राइंगल ABC है और उसमें ए जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन पे है, तो लॉ ऑफ कोसाइन क्या होगा। तो लॉ ऑफ कोसाइन बहुत सिंपल सा है। सबसे पहली बात है लेफ्ट पर ए आना चाहिए, ये वाला ऑप्शन हो गया गलत, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है अभी तक के लिहाज से, लेकिन हाँ फॉर्मूले में माइनस आता है तो ये वाला गलत हो गया, और दूसरी बात 2 भी आता है तो ये राइट आंसर होगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc कॉस एल्फा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 24, ट्राइंगल ABC है, साइन अल्फा अपॉन 2 फार्मूला यूज करना है। तो साइन अल्फा अपॉन 2 का फॉर्मूला ये पहला वाला ही होता है, s माइनस बी एस माइनस सी, और नीचे दोनों का प्रोडक्ट आता है BC, और साइन इनवर्स मालूम, साइन अगर साइन x बराबर है 1/2 के तो उसकी इनवर्स की वैल्यू, दो ही वैल्यूज होती हैं, साइन इनवर्स x अगर मालूम करेंगे हाफ का, साइन इनवर्स हाफ कैलकुलेटर के जरिए भी इजीली कर सकते हो, एंगल 30 डिग्री आता है, या π/6 लिखते हैं, और 5π/2, एक ही ऑप्शन आपको मिल रहा है π/6, तो उससे 5π/6 भी आप फाइंड कर लोगे, ठीक है ना। तो ये हो गए सारे के सारे MCQs, आई होप समझ में आ गए होंगे, मैं समझाने में कामयाब हुआ होऊंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इससे इतना ही रखते हैं, ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप उसको क्लियर करो, बाद में मैं आपको सेक्शन B और C की तरफ लेकर जाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।